लेकिन जब से इस लड़की को देखा तब से मन अपने आप ये कर बैठा कि ये लड़की एमपी भी बनेगी, और एमपी नहीं, एक दिन मैं फिर गर्व के साथ इस बात को कहूँ कि ये मंत्री भी बनेगी। इकरा पे तो कोई बड़े से बड़ा भी दाव खेला जा सकता था। अगर उस हिसाब से आप देखें तो इकरा ने 90,000 की लीड तो वो काटी ना। इकरा को पहचानने वाले तो मिल जाएंगे आपको 100 और प्रदीप को मिलेंगे 2। तो प्रदीप ने पहचान बनाई कहाँ? प्रदीप चुनाव लड़ा मोदी के नाम पे। इसी हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि इमरान 100% चुनाव जीतेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो सीट थी कैराना लोकसभा। यहाँ से एक बहुत ही कम उम्र की लड़की इकरा हसन चुनाव लड़ रही थी। हालांकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े ही अनुभवी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा था, और बहुजन समाज पार्टी ने भी श्रीपाल राणा पर दांव खेला था। लेकिन यहाँ पर चुनाव के दरमियान लगातार लोग इकरा हसन के बारे में बात कर रहे थे, उनकी कार्यशैली को लेकर बात कर रहे थे, उनके व्यवहार को लेकर बात कर रहे थे, और ये दावा कई लोग कर रहे थे कि इस चुनाव में इकरा हसन ही इस सीट से चुनाव जीतेंगी। आज हम उग्र सिंह चौहान जी के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने लगभग 2 साल पहले ये दावा कर दिया था कि गठबंधन से इकरा हसन को ही टिकट मिलेगा और इकरा हसन ही कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतेंगी। उग्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद आपका। आपने तो 2 साल पहले घोषणा कर दी थी कि इकरा हसन को गठबंधन से टिकट मिलेगा और इकरा हसन ही कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतेंगी। तो इकरा हसन को टिकट भी मिला और इकरा हसन चुनाव भी जीत गई। तो आप इकरा हसन को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्या इसके पीछे वजह थी? विधानसभा का चुनाव था और विधानसभा के चुनाव में इकरा हसन के भाई नाहिद हसन को टिकट हो गया, और जब नाहिद हसन को टिकट हुआ तो उस टाइम पे नाहिद हसन जेल में थे और इनकी मां जिला बदर थी। तो दोनों चुनाव की कैंपिंग से बाहर थे और टिकट नाहिद हसन को हो ही गया था, और उसके खिलाफ बहुत ऊंचे लेवल से चुनाव की प्रचार प्रसार चल रहा था, जिसमें गृह मंत्री तक भी आए। सभी लोगों का बड़ा ध्यान था। ये लड़की इंग्लैंड में पढ़ा करती थी और इंग्लैंड में पढ़ते हुए कोरोना काल में इस लड़की को घर बुला लिया गया, घर आ गई। जबकि एक दृष्टिकोण से आप इसे देखें, इसने एलएलएम करने के बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से पीएचडी कर रही थी। पीएचडी का मतलब है कि इसका पॉलिटिकल लाइन से तो कोई लिंक ही नहीं था, इसका संबंध था कि प्रोफेसर लाइन से। और ये उस टाइम पे यहाँ इस चुनाव में इसे ये सारा देखना पड़ गया। तो उस टाइम पे इस लड़की से मेरी मुलाकात हुई, 2 बार इसे देखने का मौका मिला, और इसकी मासूमियत, इसके बोलने का तरीका, इसका चेहरा, इसका मस्तक, ये सब इस चीज का गवाह दे रहे थे कि भविष्य में ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रही है। और बड़ा ये हो कहाँ सकती है? बड़ा होने के लिए तो जो ये आज चुनाव का प्रचार प्रसार में लगी हुई है, उसमें इसने अपने भाई को चुनाव जितवाया जेल में रहते हुए। तो तब मन ये कर गया था कि भविष्य में टिकट तो निश्चित रूप से गठबंधन का, जब भी कभी समाजवादी का या किसी पार्टी का गठजोड़ होगा, ये सीट निश्चित रूप से खाते में समाजवादी का आएगी, और समाजवादी के खाते में आने से ये लड़की चुनाव, इसे टिकट मिलेगा, ये मेरी अंतरात्मा कह रही थी। और इसे चुनाव लड़ने में बहुत मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ने की। इसकी जितनी मेहनत होनी थी, इसने विधानसभा के चुनाव में, अपने भाई के चुनाव में कर ली, कि बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगी, और वही काम हुआ। हालांकि हसन परिवार के बारे में, नाहिद हसन को लेकर आप उनकी बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं करते। मुनव्वर हसन को लेकर भी आपके विचार बिल्कुल भी सही नहीं रहे। आपने तबस्सुम हसन को लेकर भी कई बार ये सवाल उठाए कि उन्होंने कोई अच्छा काम लोकसभा में नहीं किया और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन आप इकरा हसन के हमेशा से फेवर में रहे। एक्चुअल में इकरा हसन को जब हमने पहली बार देखा तो इसमें इतनी मासूमियत थी, और एक बड़ी बात क्या थी कि यहाँ हम इंडिया में रहे, भारत में, और यहाँ रहते हुए भी हमारी कोई लड़की आपकी हो या हमारी 10वीं या 12वीं करने के लिए जब स्कूल में जाएगी तो उसके जो चुन्नी होए गले में आ जा, सिर से उतर के। जबकि हमारी कल्चरल सभ्यता जो है, हमारी संस्कृति तो ये कहे कि चुन्नी सिर पर होनी चाहिए, ओढ़नी सिर पर होना चाहिए। लेकिन वो लड़की इंग्लैंड में जहाँ ये चीज ही नहीं है, पर्दा प्रथा कुछ नहीं है, इस किस्म का कुछ नहीं, वहां से आने के बाद भी उस कल्चर में रली
ना मिली ना उसमें घुली, और यहाँ आने के बाद में उस चुनाव की टोटल कैंपिंग में पर्दा इसके सिर से नहीं उतरा। अगर वो किसी वजह से पीछे को जा भी थी चुननी तो उस आगे कर लेती। एक तो इस चीज से मैं बड़ा प्रभावित था। एक उसका जो व्यक्तित्व है, यानी उसके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं दिखाई दिया, हर वक्त मुस्कुराहट, या तो चेहरे की बनावट ऐसी है, भगवान ने उसे ऐसा व्यक्तित्व दिया, उससे मुझे इतना लग रहा था अपने आप ही कि भाई ये तो जीतेगी निश्चित रूप से, और वही दिन आज आ गया। हालांकि आप लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे, और जब भी आपकी वीडियो सामने आती थी कुछ लोग ये भी सवाल उठाते थे कि उग्र सिंह चौहान जी तो इकरा हसन को लेकर एक तरह से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में तो आरएसएस है। नहीं, मैं आरएसएस का रहा, संघ का रहा, बीजेपी का रहा, और बीजेपी का आज भी अगर एक दृष्टिकोण से देखें, अगर बीजेपी कहीं हो भारत में तो हम आज भी बीजेपी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही 2 आदमियों की पार्टी होगी, 2 या 4 की, 2 + 2 4 की पार्टी होगी, इसे कहें मोदी पार्टी। बीजेपी तो खत्म कर दी गई। आज ये तो खाम खा कर रांड रोना रोते फिरेंगे, अगर बीजेपी को कम सीटें आई तो ये तो खाम खा कर कहेंगे कि बीजेपी हार गई, बीजेपी को कम सीटें मिली, बीजेपी को। अरे भाई बीजेपी को तो सीट नहीं मिली, कम मिली। बीजेपी को छोड़ इन्होंने तो आरएसएस को ये कह दिया कि अब जेपी नड्डा ने कहा कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं रही, जबकि आरएसएस तो माँ है। आरएसएस के बिना क्या कर लेंगे, संघ के बिना क्या कर लेंगे। इन्होंने संघ को भी बाईपास कर दिया। पूरे भारत के हर एक विभाग समझ लो, एक किस्म से हर एक वर्ग को इन्होंने अलग कर दिया। किसान इनसे दुखी, मजदूर इनसे दुखी, गृहिणियां इनसे दुखी, छात्र इनसे दुखी, व्यापारी इनसे दुखी, सब कुछ तो इनसे परेशान है, इनसे खुश कौन है। तो ये तो मामला भाई बीजेपी का मैं था, संघ का था, लेकिन जब से इस लड़की को मैंने देखा मेरे मन में, आप ये बात आप सही कह रहे कि मैंने नाहिद की हो सके कभी इतनी बड़ाई ना करी हो। और मनव्वर जब एमपी थे या विधायक रहे तब हम संघ में रहते रहे, तो निश्चित रूप से कि भाई हमारा उनके पास आना जाना बहुत कम रहा। लेकिन जब से इस लड़की को देखा तब से मन अपने आप ये कर बैठा कि ये लड़की एमपी भी बनेगी, और एमपी नहीं, एक दिन मैं फिर गर्व के साथ इस बात को कहूँ कि ये मंत्री भी बनेगी। और हो सके इसी बार अगर ऐसा लपेटा कोई लग जाए, क्योंकि जोड़ तोड़ का दौर शुरू है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये लड़की मंत्री भी बनेगी। आप आश्वस्त थे इकरा हसन की जीत को लेकर? मैं इतना आश्वस्त था विपिन भाई, एक दिन आपके पास ही बैठे हुए खेत में आपने मुझे मना किया, और मैंने कहा कि जब आपने ये कहा कि ये 90,000 की अपनी माँ को हारने वाली लीड भी नहीं काट पाएगी, हमने ये कहा था कि अपनी माँ की 90,000 की हारी हुई लीड काटने के बाद भी 50 से 75,000 वोटों के बीच में ये जीतेगी, यह मेरा दावा है। आपने कहा कि ऐसा अगर ना हुआ तो मेरे मुंह से बल्कि गलती से ये निकल गया कि मैं अपनी चल रचल संपत्ति दाव पे लगाऊं इस चीज में, अगर इसे हरा दे कोई 50,000 से कम वोटों से इसे हरा दे। ये माहौल ही ऐसा बनना था। इकरा पे तो कोई बड़े से बड़ा भी दाव खेला जा सकता था। अगर उस हिसाब से आप देखें तो इकरा ने 90,000 की लीड तो वो काटी ना, जो प्रदीप ने तबस्सुम को 90,000 वोटों से हराया वो उसने खत्म की, प्लस उसे खत्म करने के बाद में लेवल पर आके भी वो 75,000 वोटों से जीत रही, तो बहुत बड़ी बात है। 1,62,000 वोटों से हिसाब से जीतती है। आप इकरा हसन के व्यवहार को लेकर, उनकी जीत को लेकर आश्वस्त थे, या कहीं भारतीय जनता पार्टी में कमी थी, या प्रदीप चौधरी के व्यवहार में, कार्यशैली में कोई कमी थी? देखिए उसकी वजह से आप दावा कर रहे हैं। यहाँ दोनों बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में भी अंतर था, और प्रदीप की तो थी ही नहीं कहीं। प्रदीप तो पता नहीं, मैं कई बार ये सोचता रहूं कि यार मास्टर कंवरपाल जी कितने अच्छे आदमी थे, और उनके अच्छा हुआ ये तो 21 हिसाब का अच्छा हुआ। पॉलिटिकल परिवार में पैदा होने के बाद भी एक राजनीतिक नहीं बन पाया। उस आदमी ने इंच भर कहीं काम नहीं करवाया, इन्होंने तो हार जीतने से पहले ही काम करवा दिए। गांव में ये तो इन्हें इकरा को और प्रदीप को खड़े कर दो आप, और गांव के किसी भी गांव में ले जाके वहां ये पहचानवाओ कि इनमें प्रदीप कौन है, इकरा कौन है। इकरा को पहचानने वाले तो मिल जाएंगे आपको 100, और प्रदीप को मिलेंगे 2। तो प्रदीप ने पहचान बनाई कहाँ? प्रदीप चुनाव लड़ा मोदी के नाम पे, और मोदी ने खरीद ली पूरी भाजपा। मोदी ने तो पूरे भारत पर अपना एक छत्र राज ऐसा कर लिया कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। भाई जिनके नेता ये कहते हो कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी की पूजा करते हो, जिनके लोग ये कहते हो चंपत राय कैसे कि मोदी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, मोदी खुद कहते हो मैं तो प्रकट हुआ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। माँ गंगा और किसी को बुलाया करें क्या?
तो इस किस्म की कार्यशैली इनकी रही। अग्निवीर योजना इनकी ऐसी फ्लॉप योजना आई। राजपूतों का अपमान, संविधान को खत्म करने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, किसान आंदोलन, पेपर लीक, एमएसपी की गारंटी ना देना, दुनिया भर के भाव बढ़ते चले गए हर चीज के। तो ये सब चीज इनकी विफलता का कारण रहा विपिन भाई, और कुछ नहीं था। प्रदीप की भी यही विफलता थी कि प्रदीप ने कभी भी समाज में के बीच में नहीं आए, कभी मरने में जीने में नहीं आए, और कभी भी किसी आदमी के दुख दर्द से दूर रहे। बहाना, एक बार हम भी गए किसी काम के लिए, वो बहाना मिल गया तो कोरोना में वहां दिल्ली पड़े। भाई कोरोना के बाद में आकर आप लोगों से मिल लेते। प्रदीप जी ने कभी लोगों से मिलना ही उचित नहीं समझा। उनके दिमाग में तो एक ही बात थी कि पहले भी मोदी के नाम पे जीतते, अब भी मोदी के नाम पे जीतेंगे। और इकरार की ये बात है कि ये इसके परिवार में चौथी एमपी, इनका बाबा अख्तर एमपी था, बाप मनोवर एमपी था, माँ तबस्सुम एमपी थी, और ये खुद एमपी होगी। तो इनका तो खून में रमा हुआ है ये। इन्हें तो लोगों से नफरत नहीं होती ना। इनके तो बाप के मनोवर के हमने देखे कपड़े, यहाँ से कुर्ता पाट लोग वहां खींचो जाते और जेब के पास से कुर्ता पड़ जाता। इनमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। कभी भी हिंदू मुसलमान की बात इनके अंदर नहीं आई। हमने जितना हम सुना करते थे लोगों से, ये बताया करते थे कि वहाँ हिंदुओं के काम ज्यादा हो, मुसलमान के इतने काम भी नहीं होते। तो भाई इसमें उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अब इकरा हसन चुनाव जीत गई हैं, और जो शिकायतें आपकी भारतीय जनता पार्टी से थी और प्रदीप चौधरी से थी, खासकर अभी आपने दुख सुख की बात भी की, तो अब आपको लगता है कि डेवलपमेंट भी होगा यहाँ कैराना में, और वो जो आपकी शिकायतें हैं वो भी दूर होंगी? निश्चित होगा। डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा, शिकायतें भी दूर होंगी। ये तो लोगों से जुड़े हुए हैं ना भाई। अब देखिए नाहिद में जो कमियां उस टाइम पर रही होंगी, आज उसमें भी वो कमी नहीं है। एक जो संगति का असर रहा होगा, उस संगति का असर भी नहीं आज है। फिर एक बड़े पद पे लड़की भी पहुंच गई, इसमें तो कोई विकार नहीं है। इस लड़की को तो कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता कि इसमें ये कमी है। और विकास इन्होंने किया भी, करेंगे। और मैं तो ये कहूँ कि मेरे गांव में तो होने से पहले इन्होंने एक सीसी बनवा दी। और वो एमपी जो जिन्होंने गांव गोद तक भी लिए, बराबर के गांव थे, तो थेड़ा कैसे गांव और गांव थे, उन गांवों में काम नहीं हुआ इंच भर भी। तो किस चीज के एमपी बन रहे जब ये लोगों के विकास के काम में उनके सहयोगी नहीं हो सकते, मदद नहीं कर सकते। इनका परिवार तो इकरार का परिवार तो राजनीतिक परिवार है और काम करते हैं। ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इनका जीवन बड़ा सादगी का जीवन है और सोच बड़ी उच्च है। उनकी जीवन उच्च है और सोच नीचे है। इकरा हसन की जीत के पीछे आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? मतलब किस तरीके से इकरा हसन ने जीत दर्ज की? क्योंकि अभी मैं रिजल्ट देख रहा था, केवल शामली विधानसभा पर इकरा हसन को हार मिली है, बल्कि और कैराना जो विधानसभा है, आपकी थाना भवन विधानसभा है, आपकी गंगो विधानसभा है, आपकी नकुड़ विधानसभा है, सब पर इकरा हसन चुनाव जीती है। अब मैं आपको इस बात को एक बार पहले भी बताया, लेकिन फिर बताऊं कि इनके जो अपने वोट है, मोमडन्स वोट, जिन्हें मोदी जी ने भी ये कहा कि 15% मुसलमान भाजपा को वोट देगा, उन्होंने किसी ने नहीं दिया। मुसलमान बड़ा साइलेंट वोट था, बड़ा चुप था। वो तो एकदम गया और वोट डालनी शुरू करी, उनकी लाइन लगी रही लास्ट तक। और हिंदुओं का वोट प्रतिशत घटा। और वोट प्रतिशत किसका घटा? समाजवादी का, ये कांग्रेस का नहीं घटा। उन बड़ियों का घटा, उन लालाओं का घटा जो दुकान से बाहर उस गर्मी में 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में, जिन्हें धूप में खड़े होने की आदत नहीं थी, वो घर से नहीं निकले। जो दुकान पे बैठ के कहें मगा वोट भाजपा को दियो, मगा वोट भाजपा को दियो, वहां दुकान पे बैठ के तो कहें, लेकिन बूथ पे वोट डालने के लिए नहीं आए। इनका एक एक वोट गया, नंबर 1। दूसरी बात ये कि प्रदीप जिस समुदाय से आवे, वो समुदाय है हिंदू गुज्जर। हिंदू गुजरों का अगर भाजपा ने ठेका ले लिया हो कि भाई 100 की 100% भाजपा के हैं, मोदी के हैं, ऐसा नहीं था। हिंदू गुजरों में मैं इन्हें 3 हिस्सों में बांटता हूँ। एक हिस्सा हो गया प्रदीप का, प्रदीप जी का एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप बड़े कद्दावर नेता है वीरेंद्र जी विशाले वाले, मनीषर का, उनका ग्रुप हो गया। एक ग्रुप हो गया गुजरों में ही, हिंदू गुजरों में इंदर सेन का। तो अब देखिए इंदर सेन तो 100 की 100% समाजवादी का था, अगले उसकी तो वोट जानी थी इकरा पे। और वीरेंद्र की 50% वोट गई इकरा पे। 50% जहां की ऐसी बात हुई उसने कह दिया, नहीं तो भाई अपने तरीके से करते रहो, राजा भैया की तरह कह दिया। और रही प्रदीप की वोट में भी सेंध थी। प्रदीप के घर में भी उसे 50% वोट मिली, वहां भी उसे बहुत सारी वोट नहीं मिली। और तीसरा कारण था मायावती का
ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर देना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाग हरिजन वोट जो भाजपा के साथ जाते वो भाजपा के साथ नहीं गए, वो कट के एक तरफ श्रीपाल के पास चले गए। और चौथा कारण था राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों ने विद्रोह किया और देखिए उनका अपना कैंडिडेट था, 80-90 हजार वोट राजपूतों की है यहाँ। उनका अपना कैंडिडेट था श्रीपाल, बसपा के से लड़ रहा था, लेकिन श्रीपाल को राजपूतों ने वोट नहीं दिया। एक ही बात कही थी कि जो भाजपा को हरावे उसे वोट दो, और भाजपा को अब श्रीपाल तो हरा नहीं रहा था। ये तिकोना जो इलेक्शन था इसमें श्रीपाल तो हरा नहीं रहा था, इसमें सीधी इकरा हरा रही थी। हमारे पे ये भी आरोप लगा कि आप गुजरों के खिलाफ है राजपूतों का। भाई हम गुजरों के खिलाफ कहाँ थे? राजपूत अगर गुजरों के खिलाफ होते तो वो अभी तो गुज्जर है, इकरा भी तो गुज्जर है। इसमें गुजरों का कहीं कोई प्रसंग नहीं आया। इसमें प्रसंग केवल ये था कि जो राजपूतों का अपमान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के जरिए किया गया, और भाजपा के वरिष्ठ नेता उन्हीं लोगों को जाके पर्चा भरवा रहे और उनकी ये अपमान देख रहे। भाई एक बहुत बड़े समुदाय का जो भाजपा के कट्टर वोटर थे उन लोगों का अपमान हुआ, वो उनसे हटे। और जब भी एक उच्च वर्ग का कोई भी आदमी हटे, चाहे मैं हटूं चाहे आप हटे, वो ये नहीं कि वो अकेला हट के जा रहा, वो अपने साथ किसी ना किसी को साथ भी लेके जा रहा। ये भी एक कारण था। आपको लगता था पहले जिस तरीके की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की खासकर सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, ऐसी दुर्दशा भाजपा की होगी, एनडीए गठबंधन की होगी? नहीं, हमने तो उसी दिन ठान लिया था जिस दिन पुरुषोत्तम रूपाला ने बेइज्जती करने की कोशिश करी थी और मिहिर भोज पे इन लोगों ने चुप्पी साध ली थी। और बहुत सारे कारण ऐसे होते चले आए थे। अग्निवीर कैसी योजना ला के इन्होंने, जो हमारे समाज के सबसे ज्यादा लोग बाग सेना में जाकर अपना गौरव महसूस करते थे, उन्हें प्लस किसानों को, हम चाहे ना बोल रहे हो लेकिन किसान तो है। अगर किसान का कहीं अपमान हो रहा है तो किसान को जाट जाट थोड़ा ही, हम लोग भी तो किसान हैं। इस बात को हम समझ रहे थे और हम ये भी समझ रहे थे कि इस बार तो इतनी सीटें आई भी और मेहनत नहीं करी गई जितनी मेहनत हम लोगों ने यूपी में करी ना। अगर और भी कहीं बार राजपूत कर देते तो मेरा ख्याल कि ये भी ना आती जितनी आज इंडिया गठबंधन की है ना, उससे भी कम सीटें इनकी आनी थी। ये होना था। जहां जहां हम लोगों का जो राजस्थान में वहां सीटें घटी, हरियाणा में वहां सीटें घटी, आपके यूपी में यहाँ सीटें घटी, गुजरात में भी वहां भी सेंध लगाई गई, चाहे 2 या 4 ही सीटों का अंतर रहा हो। बिहार में भी सीटें घटी। अब मध्य प्रदेश में हो गया खेल थोड़ा सा अलग, वहां तक नहीं जा पाए। आपने सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी कहा था कि इमरान मसूद चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल कहा था, अड़ के कहा था, बड़े गौरव के साथ कहा था, क्योंकि राजपूत वोट सारे उधर जा रहे थे। जब राजपूत उधर जाते हुए दिखाई दिए तो मुसलमान ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे। भले ही बसपा ने गेम खेल लिया, वहां की माजिद को टिकट दिया, गार्डों को, वे गार्डे भी फिर इमरान के साथ ही आगे थे। इमरान के साथ नहीं आगे थे। जब राजपूत इमरान के साथ जाने लग रहा, भाई तुम भी यहीं से आ जाओ, 2 तो खड़े रहोगे तो हार जाओगे, और जब ये लोग साथ दे रहे तो आ जाओ वहीं से। हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि इमरान 100% चुनाव जीतेगा और इकरा जीतेगी। हरिंदर मलिक को के बारे में कहा था और हमने उसके बारे में चंद्रशेखर के बारे में भी कहा था। तो हरिंदर मलिक का तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। देखिए राजनीति इस टाइप की है कि पहले भी इन्होंने वोटिंग स्लो करते 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 रात ले आए, और रात के टाइम पे अजीत सिंह को 6-7 हजार वोटों से जीतने वाले आदमी को हरा दिया था। ये भी हो सके कोई खेला ऐसा कर दिया जाए, लेकिन मुश्किल है, असंभव है, हो नहीं पाएगा, क्योंकि अजीत सिंह में और हरिंदर मलिक में फर्क है। अजीत सिंह दूसरे मानसिकता का आदमी था, हरिंदर मलिक ऑलराउंडर आदमी है। विद्रोह हो जाएगा, वहां गदर मीत जाएगा मुजफ्फरनगर में। तो आपको क्या लगता है कि सरकार एनडीए बना रहा है या इंडिया गठबंधन की सरकार बना? देखिए मैं तो नहीं मानता कि एनडीए सरकार बना रहा। मैं तो अभी भी ये मानता हूं कि सरकार इंडिया गठबंधन ही बनाएगा। और इंडिया गठबंधन अगर सरकार नहीं बना रहा और एनडीए को भी सरकार बनानी पड़ेगी तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होगा। ये मेरा मन कह रहा है कि मोदी कैसे तानाशाह को, जो जिस आदमी ने यार जगह जगह पे हर कदम कदम पे तानाशाही दिखाई हो, राम को ये ले आया, राम की उंगली पकड़ के लाने की क्या जरूरत थी? क्या इस सनातन धर्म के लोग, जहाँ पर राम मंदिर बना है अयोध्या में चुनाव हार गई है भाजपा। मैं वही तो कह रहा हूँ, उंगली पकड़ के राम की ला रहे। ये तो काम कभी राजा दशरथ ने भी नहीं किया होगा जो उनके बाप थे। और भगवान राम तो प्रकृति के कण कण में विराजमान है। इतना विस्तृत रूप मोदी ने अपना विस्तृत रूप कर लिया और राम का छोटा सा रूप दिखाया। 4 शंकराचार्य जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, जो धर्म को दिशा देते हैं, वो 4 शंकराचार्य कह रहे हैं कि 4-6 महीने की बात है, मंदिर को पूर्ण होने दो। अपूर्ण मंदिर में, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुभ नहीं है। और 4 जून आपके लिए पहले ही ये अशुभ घोषित कर दी गई थी। तो कहाँ चुनाव, कहाँ ये प्रधानमंत्री बनेगा? एक कलाकार आदमी, ढोंग रचता है जगह जगह,
मैं नहीं मानता कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। और प्रधानमंत्री अगर बन भी गया किसी वजह से तो लोग उसे मानने के लिए भी स्वीकार नहीं होंगे। इतनी मेजोरिटी लोकसभा में पहुंच जाएगी और लोगों ने बोलना सीख लिया, मोदी के सामने बोलने लगे लोग। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।